अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट पॉजिटिवली हैप्पी। और मैं उम्मीद मैं आप वेलकम करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा जो सेशन है उसमें हमारे साथ जो हमारे गेस्ट मौजूद हैं, सबसे पहले हैं मिस्टर गोहर शरीफ। ही इज़ अ मास्टर लाइफ कोच एंड हिप्नोटिस्ट। उसके साथ हमारे साथ मौजूद हैं मिस समिया खालिद। शी इज़ अ कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। और हमारे साथ मौजूद हैं सीईओ ऑफ पॉजिटिवली हैप्पी डॉक्टर जैन नवेद। तो सबसे पहले मैं अपने गेस्ट्स को वेलकम करता हूँ एंड और प्लेटफॉर्म इज वेरी ऑनर्ड टू हैविंग यू ऑन दिस प्लेटफॉर्म। तो आज का जैसे वैसे हमारा टॉपिक है कि शोहर क्या उठेगा। इट इज़ अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक, तो इसके लिए हमने काफ़ी मेच्योर अपने गेस्ट बुलाए हैं, तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं गौहर साहब से कहूंगा कि वो इस टॉपिक के बारे में हमें कुछ एक्सप्लेन करें। जी सर, इट्स अप टू यू। देखें, जो एक टॉपिक है उसकी अगर हम नौयत को देखें तो काफ़ी सीरियस टॉपिक है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो हमारे अपब्रिंगिंग है उसके अंदर ये सिखाया जाता है बच्चियों को, लड़कियों को, कि किस तरह से उन्होंने घर बनाना है, किस तरह से होम मेकिंग करनी है और किस तरह से अपने आप को कमिट करना है टू रिलेशनशिप। लेकिन जो चीज़ उनको नहीं सिखाई जाती कि अगर वो रिलेशनशिप जो है हैप्पी और हेल्दी ना हो तो उसमें से फिर कैसे निकलना है, उसमें सरवाइव कैसे करना है। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो ना किसी स्कूल में पढ़ाई जाती है, ना किसी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में है, ना किसी और जगह पे। तो वो जो बच्चियां जिनको हम पाल पोस के बड़ा करते हैं और प्यार से लाड से उनको बड़ा करते हैं, जब वो ब्याह के किसी अजनबी के घर जाती हैं और वहाँ जाके वो अपने आप को फुल्ली कमिट करती हैं उस रिलेशनशिप में, तो वहाँ पे जाके अगर तो उनके साथ बर्ताव बहुत अच्छा हो उनके घर वालों का, इन लॉज का, तो वो बड़ी खुशी की बात है। हर माँ बाप के लिए, बहन भाइयों के लिए, सब के लिए ये बाइस इत्मीनान होता है कि हमारी बहन, हमारी बेटी, हमारी कज़न जो भी है नई रिलेशनशिप में वहाँ पे जहाँ शादी होके गई है वहाँ पे बहुत खुश है। लेकिन अक्सर देखने में ये बात आई है कि वो डे वन से ही वहाँ पे कोई ना कोई प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। और वो प्रॉब्लम्स जो हैं वो खा वो किचन के हवाले से हों या घर के अदर मैनेजमेंट करना या वो घर के काम काज करने के हवाले से हो या हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशनशिप के कॉन्टेक्स्ट में हो, वो चीज़ें बतदरीज ख़राब होती चली जाती हैं। और जितने वहाँ पे मशवरे देने वाले लोग होते हैं वो भी कोई सही मशवरा नहीं देते। कुछ तो कहते हैं खैर है, सब ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, कुछ दिनों तक ठीक हो जाएगा। कुछ कहते हैं बच्चे हो जाएंगे तो ठीक हो जाएगा। कुछ कहते हैं, अच्छा ये इम्पोर्टेंट चीज़ है समझने वाली कि जो एंगर मैनेजमेंट के इश्यूज़ हैं, जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स होता है या अदर इश्यूज होते हैं डीप रूटेड अर्ली चाइल्डहुड से, रिप्रेस्ड मेमोरीज से जिनका ताल्लुक होता है, वो खुद ब खुद नहीं ठीक हो जाते। खुद ब खुद बल्कि कोई भी चीज़ नहीं ठीक हो जाती। आपको कोई ना कोई उसके लिए एफर्ट करनी पड़ती है, आपको कोई ना कोई उसके लिए किसी से रब्ता करना पड़ता है, खा वो साइकोलॉजिस्ट हो या लाइफ कोच हो। आपको सेशंस लेने पड़ते हैं। हमारे मुल्क में टैबू है। हमारे मुल्क में साइकोलॉजिस्ट को पैसे देना जो है वो समझते हैं कि शायद उस को हम उस पैसे को कहीं और बेहतर तरीके से किसी और मसरफ में इस्तेमाल कर सकते हैं। और वो मतलब फ्री में काउंसलिंग कोचिंग चाहते हैं। एक ये भी देखने में आया है। दूसरा ये आया है कि जाना ही नहीं चाहते और ना उनके पेरेंट्स, ना उनके फैमिली मेम्बर्स, ना उनके स्पाउसेस उनको जब सूरत हाल बिगड़ जाती है तो लेके जाते हैं। जब बहुत ही ज़्यादा सूरत हाल बिगड़ जाती है तो डायरेक्ट साइकेट्रिस्ट के पास ले जाते हैं और जो उनको एंटी डिप्रेसेंट्स पे डाल देते हैं। अब बीच में का जो सफ़र है, जब वो सफरिंग स्टार्ट हुई और उसके बाद वो क्रॉनिक हो गई, वो अब्यूज़ या वो पेन जो भी है, वो कई सालों का सफ़र होता है जिस दौरान वो ख़ातून जो है वो गुजारती है। मेरी चूँकि स्पेशलिटी जो है वो स्टॉकहोम सिंड्रोम से है
और ये कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में नया है, स्टॉकहोम सिंड्रोम से लोग वाकिफ़ नहीं हैं। स्टॉकहोम सिंड्रोम में क्या है, ये बेसिकली तो 1976 में स्टॉकहोम में एक बैंक डिकॉइटी हुई थी। वहाँ पे एक खातून थी जिसको यरगमाल बना लिया था वहाँ पे रैंसम के लिए। बाद में जब रिहाई भी हो गई 3 दिन के बाद, तो उसने गवाही देने से इनकार कर दिया। और वो जो चीज़ थी वो देखने में आती है जब किडनैपिंग फॉर रैंसम होती है, उसमें जो किडनैपीज होते हैं वो कुछ अरसे के बाद किडनैपर्स के लिए फीलिंग्स डेवलप कर लेते हैं। और उसमें वो होता यह है कि शुरू में वो एक अब्यूज़ को बर्दाश्त करते हैं, फिर बर्दाश्त करे चले जाते हैं, और अल्टीमेटली ये होता है कि उनको वो अब्यूज़ ही नहीं लगती। लेकिन हस्बैंड एंड वाइफ की रिलेशनशिप में ये शुरू में अगर वर्बल अब्यूज़ होती है, वो बाद में बढ़ के फिज़िकल अब्यूज़ बन जाती है। और जब फिज़िकल अब्यूज़ बन जाती है तो फिर वो बहुत मुश्किल होता है उस रिलेशनशिप में रहना। लेकिन चूँकि हमारे घरों में, हमारे गिरदोनवा में ये तरबियत दी जाती है कि अब जनाजा ही उठेगा, तो वो अब्यूज़ सहते रहते हैं। और यही आज का टॉपिक है। ये मेरी तरफ से स्टार्ट था, इंट्रो था। मेरे ख्याल है बाकी लोगों को भी बात करने का मौका देना चाहिए इस टॉपिक पे। अरबाब आपका म्यूट है। अरबाब आपका अभी भी म्यूट है। यस सर, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया सर, थैंक यू सो मच। तो सर इसके बारे में आप कुछ और ऐड करना चाहेंगे इस चीज में? देखें, जो वर्बल अब्यूज़ है, जब वो सामने आए तो उसी वक्त उसका तदारक करना चाहिए, उसके लिए स्टेप्स लेने चाहिए और वहीं पे उस बात को रोकना चाहिए। अदरवाइज़ वो वर्बल अब्यूज़ बढ़ के जो है फ़िज़िकल अब्यूज़ बन जाती है, और वो फ़िज़िकल अब्यूज़ बहुत ज़्यादा टॉर्चरस हो जाती है। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, अब चूँकि पाकिस्तान में नहीं हूँ तो ऑनलाइन ज़्यादातर मेरा रिलायंस है ऑनलाइन कोचिंग एंड काउंसलिंग पे। तो उसमें उनकी मतलब ऐसी कंडीशन होती है, उनके फेसेस स्वॉलन होते हैं, उनके नील पड़े हुए होते हैं। मेरे पास आज से कुछ अर्सा पहले खातून ने कांटेक्ट किया था, वो यूरोपियन सिटी में एक में रह रही थी और बहुत ज़्यादा फिज़िकल अब्यूज़ में थी। और उसका हस्बैंड जो था बहुत रिच आदमी था, एक्सट्रीमली रिच, वेल्दी रिच, बहुत ज़्यादा। लेकिन वो ये था कि वो उसको एंगर मैनेजमेंट का सीरियस इशू था, तो उसको इतना मारता था कि उसका बुरा हाल कर देता था। तो उसकी एक दफ़ा मैंने वीडियो क्लिप देखी तो मैंने उसको मशवरा दिया कि तुम डाइवोर्स ले लो, नहीं तो ये तुम्हें मार देगा किसी दिन। फिर एक दिन उसने उसको इतना मारा कि उसकी रिब केज टूट गई, वो उसकी पसलियाँ टूट गई। तो फिर उसके बाद उसको अकल आई और उसने वहाँ से फिर वो निकली बहाना करके। जब वो हॉस्पिटल से ठीक हुई बाहर आई तो उसने उसके बाद फिर बहाना किया कि मैं अपने रिलेटिव्स को या पता नहीं पेरेंट्स को मिलने जा रही हूँ, और फिर वहाँ से जाके उसने डाइवोर्स फाइल की। जो लोग अब्यूज़ में होते हैं वो ह्यूमन माइंड को अरसे के बाद गिव अप कर देता है और वो उसी स्टेट ऑफ माइंड में कंटिन्यू करते हैं, उस स्टेट में कंटिन्यू करते हैं जो अब्यूज़ है उसको सहते चले जाते हैं। और उनको ये नहीं पता चलता कि व्हेन इनफ इज़ इनफ, कब उन्होंने लाइन ड्रॉ करनी है और कब कहना है कि बस अब इससे आगे नहीं। जो पेरेंट्स हैं वो भी कहते हैं खैर है, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, कुछ अरसे के बाद ठीक हो जाएगा। जो बेटियां होती हैं वो कोई रिहैब सेंटर्स नहीं हैं। बेटियां इसलिए नहीं हैं कि बिगड़े हुए लोगों को ठीक करें, उनकी इस्लाह करें। अब कोई ड्रिंक करता है, कोई गैम्बलिंग करता है, कोई ड्रग्स लेता है, लोग शादी कर देते हैं कि जी बस इधर ब्याह कर दो। ब्याह करना मसले का हल नहीं है। पहले जो मसले का है वो तदारक होना चाहिए, वो इश्यूज रिजॉल्व होना चाहिए, फिर उसके बाद शादी करनी चाहिए। यहाँ पे पाकिस्तान में, सब कॉन्टिनेंट में यही है कि बस ठीक है, शादी होगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगी। शादी हो के सब कुछ नहीं ठीक होता। पहले एक फैमिली गौहर सफ़र साहब, करती होती हमारी सोसाइटी में लोगों को इमोशनल अब्यूज की पता ही नहीं है वो होता क्या है। और अगर कोई इसके बारे में एक्सप्रेस भी करता है तो ये समझा जाता है कि इट इज नॉट समथिंग बिग।
तो इस पे आप थोड़ी सी रोशनी डालेंगे ताकि हमारी सोसाइटी को पता चले कि इमोशनल अब्यूज बेसिकली होता क्या है। देखिए, इमोशनल अब्यूज तो बहुत सारी फॉर्म्स में है, लेकिन ये स्टार्ट तो उस वक्त हो जाता है कि जब सब लोग ईद वाले दिन घर में अच्छे कपड़े पहन के तैयार हो के बैठे होते हैं, मेहमानों के साथ वो एंजॉय कर रहे होते हैं, और एक जो बहू होती है या बेटी होती है या माँ होती है, वो किचन में होती है, सुबह से लेके दोपहर हो जाती है, दोपहर से लेके शाम हो जाती है। तो वो रिश्ते का इमोशनल अब्यूज है कि आप उसको यूज कर रहे हैं, अब्यूज कर रहे हैं, और वो उस बेचारी का कोई दिल नहीं है, उसके लिए कोई ईद नहीं है, वो सारा वक्त लोगों के लिए खाना ही पकाए, किचन में ही रहे, वहीं पे सारा कुछ रहे। ये माइल्डेस्ट फॉर्म ऑफ इमोशनल अब्यूज है। फिर आप इसी तरह से देख लें, रिलेशनशिप्स में देख लें कि अगर कोई शख्स किसी की वैल्यू नहीं करता, उसके ओपिनियन की वैल्यू नहीं करता, उसकी बात को अहमियत नहीं देता, उसकी राय को अहमियत नहीं देता, तो ये भी एक अब्यूज़ है, इमोशनल अब्यूज़, कि आप अगले के इमोशन से खेल रहे हैं। इससे जो ज़्यादा वो होती है स्टेट, वो होती है जिसमें नार्सिसिस्ट लोग होते हैं। वो आपको ये बावर करा देते हैं कि गलती आप में है, आपने मुझे प्रोवोक किया, आपने मेरे से झगड़ा किया, इसलिए मैं रिएक्ट कर रहा हूँ, कि मैं तो बिल्कुल फरिश्ता सिफ्त इंसान हूँ, मुझ में कोई गलती नहीं, मुझ में कोई खराबी नहीं, आपकी वजह से मैं जो हूँ फ्लेयर अप हो जाता हूँ। तो ये एक और अब्यूज़ है। अब्यूज़ की बहुत सारी किस्में हैं, हर किस्म में लोग अपने रवैये को जस्टिफाई करते हैं और दूसरे से चाहते हैं कि वो उसको हाईलाइट ना करे, पिन पॉइंट ना करे। और कुछ घरानों में तो इस पे बड़ी वो बात होती है कि तुमने अपने पेरेंट्स के साथ ये बात क्यों शेयर की। भाई वो बच्ची है, बेटी है, वो बेचारी अपनी माँ से भी ना बात करे, अपने बाप को भी ना बताए कि मुझे इस तरह से अब्यूज कर रहे हैं। अब्यूज ऐसी भी होती है, एक मेरे दोस्त हैं अभी भी, बहुत अच्छे करीबी दोस्त, वेरी वेल ऑफ, उनकी बेटी शी वाज इन टीन्स तो नहीं, 20 समथिंग थी, 21 शायद, तो उसकी शादी हो गई। तो जिस घराने में शादी हुई वहाँ पे सिर्फ एक वो उसके इन लॉज थे जो एजेड थे, और जो उसका हस्बैंड था, वो 3 लोग बनते थे। तो वो दोपहर को जो है वो चले जाते थे, वो दोनों मर्द हजरात अपने जॉब पे, बिजनेस पे, कहीं पे। तो उसके लिए घर में खाना ही नहीं पकता था। अब ये भी देखें कि कैसी अजीब बात है कि घर में खाना इसलिए नहीं पकता था कि दोपहर को कोई खाना नहीं खाता। भाई जो नहीं खाता वो तो घर से बाहर है, जिन्होंने खाना वो घर के अंदर है। तो वो बस ऐसे ही होता था, फ्रूट खा लो, ये खा लो, वो चीज़ कर लो। फिर रात को उनके घर खाना पकता था बड़े एहतमाम से। भाई रात को पकना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन दोपहर को भी तो इंसान ने खाना खाना है, लंच करना है किसी ने। फिर वो एक्सपेक्ट कर रही थी, तब भी वो यही सूरत हाल थी। तो उसकी जब मदर या उसके फादर उसको विजिट करने जाते थे और वो अपने साथ बहुत सारी चीज़ें लेके चले जाते थे, कुछ बेकरी की, कुछ फ्रूट्स, कुछ और चीज़ें, तो उस पे वो घर में एक टेंशन हो जाती थी और बहुत लोग नाराज़ होते थे उसके इन लॉज कि तुम्हारे बाप ने या तुम्हारी माँ ने हमें बहुत बुरी तरह ये एक स्नब किया है, हमें, हम क्या तुम्हारा ख्याल नहीं रखते, हम तुम्हारा क्या केयर नहीं करते, वो ज़्यादा उनके पास पैसे हैं या वो ज़्यादा बताना चाहते हैं। तो ये बड़े इनह्यूमन किस्म के एटीट्यूड्स हैं हमारी सोसाइटी में कि हम या तो रियलाइज़ नहीं करते, और अगर कोई रियलाइज़ करा दे तो हम फ़ौरन ऑफेंसिव पे चले जाते हैं और हम कोई बात किसी की सुनना नहीं चाहते, और उसके बजाय हम अगले को और ज़्यादा मज़ीद टॉर्चर करते हैं, या मेंटल ऐसे या ही है। इमोशनल। आखिरी सवाल मैं करूंगी गौहर साहब आपसे, इज देयर एनी होप फॉर कपल थेरेपी इन फिजिकल अब्यूज? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, कपल थेरेपी बहुत ज़रूरी है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि जो लोग शादी करने लगे हैं उनको भी पहले ये समझना चाहिए, उनको भी कुछ कोचिंग, काउंसलिंग लेनी चाहिए कि जब रिलेशनशिप में होंगे तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी। सिर्फ ये एक सॉरी, आपने, आई रिपीट माय क्वेश्चन, कि फिजिकल अब्यूज जो बहुत ज्यादा करते हो, क्या हम उनको भी ये सजेस्ट कर सकते हैं कि आप कपल थेरेपी लें? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़रूरी ओके। है कि वो अंडरस्टैंड करें इसकी ज़रूरत को और वो लाजमी लें।
थेरेपी के Okay. बगैर देखें, सीबीटी हो या एनएलपी हो या हिप्नोसिस हो, हिप्नोथेरेपी हो, कोई भी थेरेपी हो, लोगों को ये रियलाइज करना है कि देयर इज अ प्रॉब्लम। लोग इसको प्रॉब्लम नहीं समझते। ठीक है। प्रॉब्लम जब तक आप नहीं समझेंगे, उसके बारे में कोई काम नहीं करेंगे, तो खुद नहीं होंगी चीजें ठीक। क्योंकि दोनों शख्स जो हैं, जो उस पार्टनरशिप में, उस रिलेशनशिप में हस्बैंड एंड वाइफ है, मैन एंड वुमन है, वो अपनी जगह पे दोनों अपने आप को सही समझ रहे होंगे। हो सकता है एक का कसूर 33% हो, दूसरे का 67% हो, लेकिन होता है कसूर किसी का। कुछ केसेस में 90-10 की रेशो भी होती है, हो सकता है किसी केस में इससे भी ज्यादा हो। लेकिन हमें ये देखना है, और हमने उनको यही एडवाइस करनी है कि प्लीज, क्योंकि जो काउंसलर का रोल होता है, जो कोच का रोल होता है, वो अनबाइस्ड ओपिनियन देता है या देती है, और उसको बताते हैं कि वेयर यू आर रॉन्ग, आपको क्या करना चाहिए। जब ये रिस्पॉन्स आए तो आपने कैसे उसको वो कोप करना है, या आपने उसको कैसे मैनेज करना है। ओके, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया गौहर साहब आपका। ओवर टू यू मिस सम्या। मिस सम्या प्लीज अनम्यूट कर लें। मिस्टर अरबाब प्लीज हेल्प हर टू अनम्यूट। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज का जो हमारा टॉपिक है, शौहर के घर से जनाजा ही उठे, एक ऐसा टॉपिक जो कि हमारी सोसाइटी में बहुत इम्पोर्टेंट है डिस्कस करना, जो कि नहीं किया जाता रूटीन में। अगर हम इस सेंटेंस की बात करें तो ये वो इनडायरेक्ट मैसेज है जो कि डायरेक्ट तो हमें कोई भी नहीं कहता, लेकिन ये एक ऐसा इनडायरेक्ट मैसेज है जो हमें बचपन से एक लड़की को, एक बेटी को मिलना शुरू हो जाता है। क्योंकि इस्लामिक कल्चर है, इस्लामिक सोसाइटी, और यहाँ पे शुरू से ही पहले बच्ची ने अपने पेरेंट्स को देखा, माँ को देखा कि उसने हर चीज को खामोशी से सहा, बाप की हर बात को कबूल किया, चाहे वो अच्छी थी बुरी थी, और इन्हीं ट्रेनिंग्स के साथ वो बड़ी होती है, यहाँ तक कि उसकी शादी का टाइम आ जाता है। शादी के टाइम पे भी उसे स्पेशल ये बात समझाई जाती है कि बेटा अपने पल्लू से ये बात बांध लो, तुम जा रही हो तो वो घर तुम्हारा अपना है, अब तुम्हारा दुख सुख उस घर के साथ ही है, तुम्हारी अपनी जो लाइफ है वो उन्हीं के साथ जुड़ी हुई है और किसी के साथ नहीं है। हम इतने इम्पोर्टेंट नहीं जितना कि वो फैमिली इम्पोर्टेंट है। और उसकी इन्हीं बातों के साथ वो लड़की जो उनसी एक नए घर में चली जाती है और एक नई जिंदगी स्टार्ट करती है। ये सब बताने का मकसद सिर्फ ये था कि ये जो पिछली मैंने तमाम उस बच्ची की एक जिंदगी बताई जो बचपन से लेकर बड़े होने तक थी, जो वो ऑब्जर्व करती आई, यकीनन अब उसकी जो मैरिटल लाइफ का स्टार्ट होना है उन्हीं बेसिस पे, उन्हीं प्रिंसिपल्स के ऊपर होना है। यहाँ पे मैंने ये देखा कि क्योंकि हमारे कल्चर में अब तो फिर थोड़ा एडवांस हो गया है, पहले ये हुआ करता था कि माँ को या औरत को बिल्कुल घर में अहमियत नहीं दी जाती थी। जो बाप है या मियाँ है उसी ने सारे डिसीजंस करने, उसी ने तमाम काम को संभालना होता था। ये बिल्कुल ऐसा था जैसे कि हम आजकल साइकोलॉजी में एक टर्म पढ़ते हैं, लर्न्ड हेल्पलेसनेस, यानी कि एक छोटा बच्चा, एक हाथी का बच्चा है ना, आप उसे बचपन में किसी रस्सी के साथ बांधते हो ताकि वो हिल ना सके, वो बड़ा हो जाता है, जवान हो जाता है, रस्सी उतनी बारीक ही रहती है, लेकिन उसको वो ये सीख जाता है अपनी जिंदगी में कि मैं कभी ये रस्सी छुड़ा नहीं सकता, मैं कभी भी जोन से आगे नहीं निकल सकता क्योंकि मुझे बांधा गया है। उसे अपनी किरदार की, अपने जिस्म की मजबूती का आइडिया ही नहीं होता। सेम इसी तरह हमारी जो फीमेल्स होती हैं, जब उनकी ट्रेनिंग होती है बचपन से जवानी तक, तो वो एक इस किस्म की लर्न्ड हेल्पलेसनेस में आ जाती हैं कि उन्हें ये बताया जाता है कि तुम्हारी अपनी कोई अहमियत नहीं है, तुम्हारी अपनी कोई लिबर्टी नहीं है, इसने तो अगले घर चले जाना है, उसको संभालना है, उसको देखना है, और वो जो कहेंगे वैसे ही जिंदगी गुजारनी है। पाकिस्तानी कल्चर में एक खातून की जिंदगी का आगाज ही इसी तरीके से होता है। शादी हो गई, अगर वो एजुकेटेड है, थोड़ा पढ़ लिख लिया तो दैट्स गुड कि उसे थोड़ी ना हो गई, लेकिन हमें पता है पाकिस्तान में लिटरेसी रेट क्या है, मोस्ट ऑफ द फीमेल्स बहुत ज्यादा एजुकेशन नहीं लेती हैं, और जब उनकी शादी हो गई और वो नए घर में गई, अब वहां पे उसे परसीव किया जाता है एक बहू के रूप में कि उसकी जिम्मेदारी अपने घर को संभालना, उसकी जिम्मेदारी मियाँ को संभालना। एक साइकोलॉजिकल बड़ा मैंने इम्पैक्ट देखा कि बेटे की शादी हो गई तो जो सास
सास साहिबा होती हैं उनकी तो वैसी तबीयत खराब रहना शुरू हो जाती है, या उन्हें ये फील होना शुरू हो जाता है कि अब मैं बड़ी हो गई हूँ और अब मेरा रेस्ट का टाइम आ गया, मुझे सिर्फ आराम करना है, हर चीज की जिम्मेदारी इस लड़की की है और इसको ही लेके चलना है। अच्छा, ये सब चीजें होती हैं ससुराल के माइंड में। इधर जो लड़की आई है उसके माइंड में ये होता है कि मेरी शादी हुई, अच्छे कपड़े होंगे, जूते होंगे और मुझे जो है एंजॉय भी करना है और अपने मियाँ के साथ टाइम गुजारना है। वो इस चीज की नोयत को समझ ही नहीं पाती है कि ये जो शादी का बंधन है ये दो फैमिलीज के दरमियान रिलेशनशिप है, अब मुझे इन फैमिलीज को आगे लेके चलना है। जब वो इस चीज को समझ नहीं पाती है और वो एक नए अरमान लेके खुशियों के साथ जा रही है, जबकि वो लोग बैठे हैं इसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज डालने के लिए, क्लैश वहीं से आ जाते हैं। इतने क्लैश बढ़ते हैं जो कि अभी डॉक्टर साहब ने, गौहर साहब ने भी डिस्कस किया कि प्रॉब्लम्स यहाँ तक बढ़ जाते हैं। प्रॉब्लम होती क्यों है? मैंने ये चीज देखी कि लड़की जो होती है वो अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट कर रही है कि मैं अपनी मैरिटल लाइफ को अच्छा गुजार सकूं, उधर से मियाँ भी कोशिश कर रहा होता है कि मेरी ये नई जिंदगी स्टार्ट हुई है और मैं अच्छे तरीके से शादी को निभा सकूं। ये दोनों अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। लड़की के घर वाले उसे छोटी छोटी बात डिस्कस कर रहे होते हैं, अच्छा उसने तुम्हारे साथ ये किया, तुम्हें उन खाने का पूछा, तुम्हें मेन हर चीज में इंटरफेयर कर रहे होते हैं। उधर से लड़के के घर वाले जो उनसे होते हैं, खास तौर पे खवातीन को मैंने देखा, उन्हें ये डर होता है कि बेटा है और अब बीवी के अंडर आ जाएगा और वो तो अपने हाथों पे अभी से नचाएगी और ये तो बेटा रन मुरीद हो गया और ये कैसे जिंदगी गुजरेगी। वो उसको जो उनसे समझा रही होती है, बेटा ज्यादा बात नहीं माननी, ज्यादा उसको बाहर नहीं लेके जाना, तो क्या हुआ अगर थक गई है तो, हमने भी तो सारी उम्र काम किया। ये एक बड़ा टिपिकल जुमला है पाकिस्तान में, मैंने देखा जो सास अक्सर कहती है अपने बेटे से, हमने भी तो जिंदगी गुजारी, हमें तो कुछ नहीं हुआ, तुम्हारे बाप की डांटें भी खाई, हमने इतना बड़ा ससुराल भी संभाला, हमें तो कुछ नहीं हुआ, इसको ऐसा क्यों हो गया। अच्छा, अब वो लड़के के ज़हन में आना शुरू हो जाता है, वाकई यार मेरी माँ अगर कह रही है तो ये ठीक बात है, क्योंकि वो सारी उम्र अपनी माँ की सुन के आया होता है। नतीजा क्या निकलता है? छोटी छोटी अनबन स्टार्ट हो जाती है। ये छोटी छोटी अनबन पहले आपस में नेगेटिविटी बढ़ना, एक दूसरे से आप गैप आना शुरू हो जाता है। वो स्टार्ट का टाइम जिसमें हस्बैंड एंड वाइफ का अच्छा रिलेशनशिप बनना होता है, वो कुछ ही दिनों में आपस में तू तरा पे बात आ जाती है, आप जनाब से आप तुम पे आ जाते हो और बात करना शुरू करते हो। जब तुम पे बात आती है, मियाँ जो उनसे पूरे दिन का बाहर टाइम गुजार के आया, वो बीवी के साथ अच्छा टाइम गुजारना चाहता है, बीवी पूरे दिन की अपनी सताई हुई मियाँ ससुराल के साथ टाइम गुजार के थकावट, नेगेटिविटी, ऐसी बातें जो कि उसने अपने घर में नहीं देखी थी, चाहे वो ससुराल की तरफ से नेगेटिव बातें नहीं थी, लेकिन उस लड़की को आदत नहीं थी, जिसको ससुराल वाले नहीं समझते। उन्हें लगता है कि ये नखरे में आ गई है, ये बात को समझ नहीं रही है, ये तो पता नहीं अपने आप को क्या समझती है। क्लैशेस यहाँ से शुरू होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि दोनों घरों को ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि दो अलग अलग घर के लोग अब इकट्ठे हुए हैं, उनको एक दूसरे को समझने में टाइम लगेगा। कुछ लड़की को टाइम देना चाहिए, कुछ लड़के को टाइम लेना चाहिए समझने के लिए। नॉर्मली ये नहीं होता क्योंकि उसमें पेरेंट्स, मुझे लगता है कि पेरेंट्स बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बात स्टार्ट फिर होती है कि उनमें वर्बल अब्यूज स्टार्ट हो जाता है, गाली गलोच शुरू की। गाली गलोच में पहले लड़की खामोशी से सहती है, थोड़ी सी बात अगर उसने अपने डिफेंड में कहना शुरू की तो हाथापाई पे बात भी आ जाती है। पाकिस्तान में तो बहुत आम बात है कि हाथापाई हो जाती है। अच्छा, अब लड़की जो सी है अपने माँ बाप को नहीं बताती कि वो डिस्टर्ब होंगे। मैंने ये देखा कि वो सबसे पहले अपने ससुराल में डिस्कस करती है, अपनी सास को बताती है, या अगर कोई और बड़ा घर में हो तो मेजोरिटी उनको ये सुनने को मिलता है कि हमने भी खाई है ये सारी, कोई बात नहीं, अगर तुम्हें भी थोड़ा करना पड़ता है तो तुम ये देखो कि सोसाइटी में तुम्हें एक मुकाम तो मिला हुआ है ना कि तुम शादीशुदा हो, ये एक बहुत बड़ा टैग है जो तुम्हें मिला हुआ है, इसको कायम रखना है बेटा, इसको नहीं जाने देना। अच्छा, अब होता क्या है, वो लड़की बेचारी सह रही है, मजबूर है। सिर्फ वर्बल अब्यूज ही या फिजिकल अब्यूज नहीं होता, समटाइम आजकल की जो सोसाइटी है, कल्चर है, मैंने ये देखा कि लड़कों को बाहर भी रिलेशनशिप्स की बहुत आदत होती है। मेरे पास ऐसे केसेस आए जो कि लड़के जो थे वो मोबाइल सेक्स में इन्वॉल्व थे, लड़के जो उनसे होमोसेक्सुअलिटी में इन्वॉल्व थे, और उसके बाद वो जब अपनी वाइफ के साथ रिलेशनशिप में आते हैं तो वो इंसाफ ही नहीं कर पाते और वो अपनी पुरानी आदतें छोड़ ही नहीं पाते। बीवी शर्म से ये बातें किसी को बताती नहीं है कि अगर मैं ये किसी को बताऊंगी तो ये मेरी इंसल्ट है, तो मुझे ही बर्दाश्त करना है, और वो करती चली जाती है।
और आहिस्ता आहिस्ता प्रॉब्लम्स आगे बढ़ते चले जाते हैं। फिर वही आज का हमारा टॉपिक कि उसको ये सुनने को या इनडायरेक्टली मैसेज मिला होता है कि बेटा अब तुम शादीशुदा हो, तलाक याफ्ता औरत की जिंदगी कुछ नहीं है, इसलिए तुमने तलाक का तो सोचना भी नहीं है, तुम वहीं पर रहो जैसे भी है तुमने जिंदगी गुजारनी है। मैं यहाँ पे कुछ अपने क्लाइंट्स की एग्जांपल्स ऐड करना चाहूंगी अपने उन बहनों के लिए जो कि ये समझती हैं कि शायद उन्हीं के साथ प्रॉब्लम है और वही फेस कर रही हैं और नहीं बताती किसी को कि ये बहुत इंसल्ट की बात है। आपको पता होनी चाहिए कि बहुत सारी सोसाइटीज में खवातीन के साथ हमारी सोसाइटी में हो रहा है, लेकिन उन्होंने अच्छे स्टेप लिए, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाया क्योंकि ये उनका राइट था। मैंने शुरू में एग्जांपल दी थी उस एलिफेंट की जिसके बचपन में रस्सी से बांध दिया गया था और जिसने ये सीख लिया था कि मैं तो रस्सी से बंधा हूं, अब ये कभी टूट नहीं सकती। जबकि उसे अगर हिम्मत दी जाए, उसे हौसला दिया जाए, तो वो रस्सी को तोड़ना उसके लिए कोई मसले की बात नहीं है। जितनी एनर्जी जितनी पावर उसमें है वो तोड़ सकता है। इस लर्नड हेल्पलेसनेस से निकलना जरूरी है। ये आज के जो केसेस मैं डिस्कस करूंगी ये उन्हीं खवातीन के लिए है कि अनकंडीशनल होके अपनी लाइफ को सोचे। ये कोई कंडीशन नहीं है कि आपकी शादी हो गई और अब आपको इसी बंधन में रहना। मेरे एक क्लाइंट आज से कुछ 4-5 साल 6 साल पहले की बात है, उनकी शादी हुई और शादी के बाद बहुत अच्छी फैमिली थी, बहुत प्यार से उसे लेके गए। वो शादी के बाद पता चला कि हस्बैंड जो है वो फिट नहीं है, लाइक सेक्सुअली वो उसके साथ रिलेशनशिप नहीं डेवलप कर सकता। अच्छा, अब ये चीज जो थी उस लड़की के लिए शर्मिंदगी का बाइस थी, लेकिन उसने किसी को नहीं बताई कि अगर मैं ये बताऊंगी तो ये तो इंसल्टिंग है। हस्बैंड ने क्या तरीका अख्तियार किया, उसने ये सोचा कि अगर इस लड़की को ये बात डायरेक्ट पता चल गई तो शायद मेरी उसके सामने इज्जत नहीं रहेगी। उसने उसके साथ नेगेटिव एटीट्यूड रखना शुरू कर दिया, गुस्सा, गाली गलोच डे 1 से ही रखना शुरू कर दिया कि इन्हीं बातों की वजह से ये मुझे छोड़ के चली जाए और मैं सबको ये बताऊं कि देखें इसने मेरे साथ बसना कबूल नहीं किया, हालांकि इंटरनली उसके अंदर खुद कॉम्प्लेक्स था, वो उसके साथ रिलेशनशिप नहीं बना सकता था। अच्छा, वो लड़की सहती रही क्योंकि उसका ससुराल अच्छा था, उसने किसी को नहीं बताया। मेरे साथ वो मेरे साथ फ्रेंडशिप थी उसकी, उसने जब मुझसे पहली दफा डिस्कस किया ये रिलेशनशिप उसने 3 साल रखा। 3 साल, आप देखो कितने दिन, हर रात वो अपनी इंसल्ट कराती थी, हर रात वो कोई ना कोई ऐसा सबब बनाता था जिसमें वो उसके साथ नेगेटिव रहता था, गुस्सा करता था और वो गुस्से से सो जाती थी और सुबह यही कहता था कि जी ये तो इसलिए नहीं कंसीव कर पा रही, तो ऐसी है वैसी है। आखिरकार मैंने उसको हौसला दिया कि तुम एटलीस्ट अपने ससुराल बात करो, अपने घर वालों से बात करो, उनको बताओ कि ये प्रॉब्लम है। उसने जब अपने घर वालों से डिस्कस किया, उसकी सास अच्छी थी आदत की, उन्होंने अंडरस्टैंड किया और उनकी सेपरेशन हो गई, उसने ले ली। हालांकि वो कोई बहुत ऐसे बैकग्राउंड से नहीं थी कि जहाँ पे एक दूसरे को बहुत संभाला जाता, एक बैकवर्ड एरिया से वो थी, तो उसके घर वालों के लिए बहुत बड़ी बात थी, लेकिन उन्होंने सपोर्ट किया उसे। 1 साल 2 साल उसने खुद टीचिंग स्टार्ट कर ली, अपनी जिंदगी गुजारी, उसको फिर एक और अच्छा रिश्ता मिल गया। न सिर्फ उसकी शादी हो गई और बल्कि उसके फौरन 1 साल बाद उसका बेबी भी हो गया और वो मैरिटल लाइफ अच्छी गुजार रही है। यहाँ बताने का मकसद था, ये भी हो सकता था कि वो सारी उम्र ऐसे ही गुजारती और उसके बाद अब्यूज होती चली जाती, ऐसे भी गुजार सकती थी। लेकिन उसको हमने क्यों मशवरा दिया ये सब करने का, उसकी रीजन ये थी कि एक तो उसके मियाँ ने गलत तरीका अपनाया उसके साथ। अगर उसका प्रॉब्लम था वो उसके साथ फ्रेंकली भी डिस्कस कर सकता था कि तुम मेरे साथ रहना चाहो तो रहो, नहीं रहना चाहो तो जा सको। दूसरी इसकी रीजन ये थी कि वो उसने अपने ऊपर सब्र कर करके, बर्दाश्त कर करके अपनी फिजिकल हेल्थ बहुत खराब कर ली थी। स्टमक अपसेट रहना उसका शुरू हो गया, मस्कुलर पेन उसको स्टार्ट हो गई, रहना शुरू हो गई। टीचिंग वो कर रही थी, वहां पे वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहती थी। बीपी का प्रॉब्लम उसको रहना शुरू हो गया। ये कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो फीमेल्स को अपनी मैरिटल लाइफ के बाद स्टार्ट होते हैं और दूसरे लोग ये समझते हैं कि शायद इसकी एज ज्यादा हो गई है या शायद काम का बर्डन है। काम का बर्डन नहीं होता, साइकोलॉजिकल फैटीग होती है जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। एक और केस मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगी। बहुत लंबा अरसा उन खातून ने गुजारा, मुझे हैरत है और बड़ी हैरत है कि उस खातून ने कैसे इतना टाइम गुजार लिया। मेरे साथ जब उन्होंने कांटेक्ट किया तो वो 55 to 60 ईयर्स की वो खातून थी और वो कपल थेरेपी के लिए मेरे पास आई और वो चाहती थी कि मैं आपसे डिस्कस करूं। जब मुझसे उन्होंने बात की तो मुझे ये पता चला कि जब उनकी शादी हुई तो उसके बाद से ही
उसके हस्बैंड के उनके साथ रिलेशनशिप अच्छे नहीं थे। लाइक वो ड्रग्स का यूज करते थे, ड्रग्स यूज करने के अलावा वो उसको मारते भी थे, गाली गलौज भी करते थे। घर वाले उसको समझा, ससुराल उसको लड़की को कहता था कि तुम ही बदकिस्मत हो, तुम्हारी किस्मत ही अच्छी नहीं है, तुम आई हो तो ये ऐसा हो गया, पहले तो ऐसा नहीं था। मीन ये सब, और वो बड़ी वेल ऑफ खातून थी और मुझे नहीं समझ आती कि उन्होंने क्यों इतना सब्र किया और क्यों किसी को नहीं बताया। उनके बच्चे हो गए, बच्चों के साथ मतलब उन्होंने यही टाइम गुजारा। हस्बैंड जो उनका था वो उसकी यही रूटीन 25-30 साल जारी रही। उसके बाद वो बहुत ज्यादा बीमार हो गया और बीमार होने के बाद खैर उसको रियलाइज हुआ, उसने ड्रग्स तो छोड़ दी, लेकिन उसका रवैया स्टिल वैसा था। वो खातून मेरे पास आई क्योंकि अब उनका स्टेमिना खत्म हो चुका हुआ था, उनके अंदर अब हिम्मत नहीं थी। जब उन्होंने मुझसे ये बात डिस्कस की तो उस टाइम तक उनको डायबिटीज भी हो चुकी थी, हाइपरटेंशन टेंशन उनको थी, मेंटली वो डिस्टर्ब इतनी हो चुकी थी कि छोटी छोटी बात पे वो रोना शुरू कर देती थी। और उन्होंने बताया कि मैं ये बहुत लंबे अरसे से सहती आ रही हूँ। अच्छा, सह लिया उसने। अगर सिर्फ एक औरत की बात करें कि वो सह लेती है, यहाँ तक बात होती तो शायद एक औरत सह लेती, क्योंकि उसके सिर्फ उसकी जात तक था। होता ये है कि जब आप एक एज अ मदर, जब आपके साथ ये सब कुछ हो रहा होता है तो वो सिर्फ आपके साथ नहीं होता, आपके बच्चे भी वो बर्दाश्त कर रहे होते हैं, वो भी देख रहे होते हैं। एक बच्चा जो जब अपनी मदर को देखता है ना, जिस तरह माँ सबसे ज्यादा अपने बच्चे के साथ अटैच होती है, बच्चे भी माँ के साथ अनकंडीशनली अटैच होते हैं। मतलब इस रिलेशनशिप में कोई भी कंडीशन नहीं होती है। तो वो जब अपनी माँ को देखते हैं इस हालत के अंदर, तो जो उनकी डेवलपमेंट हो रही होती है, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, वो बहुत बुरा इम्पैक्ट डालती है। ये जो केस मैंने ओल्ड एज का आपसे डिस्कस किया, इसका मकसद ये था कि ये जो मेल मेंबर थे, ये एक रिजेक्टेड चाइल्ड थे। जब उनकी हिस्ट्री ली तो मुझे पता चला कि वो अपने घर में उनको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिलती थी, उनके अपने माँ बाप का रिलेशनशिप अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से उनके अंदर ये टेंडेंसीज डेवलप हो गई। उन्हें लगा कि मैरिटल रिलेशनशिप होता ही ऐसे है, बीवी के साथ सलूक ही ऐसा रखना चाहिए। अच्छा, अब उन्होंने उसके साथ वैसा सलूक रखना शुरू कर दिया, बीवी सहती रही, यहाँ तक भी बात हो गई। उसके बाद उनके बच्चे हो गए, बच्चों के अंदर स्टिल ये चीजें जेनेटिकली भी ट्रांसफर हुई, इन्वायरमेंटली ट्रांसफर हुई। उनकी एक बेटी जो कि बहुत ज्यादा सेंसिटिव थी, इन्हीं चीजों की वजह से वो अपना आगे मैरिटल रिलेशनशिप अच्छा नहीं बना पाई। 1 साल के बाद उस बच्ची को डाइवोर्स हो गई और उसकी कोई वजह नहीं थी, उसके हस्बैंड के जो भी उसके साथ ताल्लुकात थे उसकी वजह से उन्होंने बिला वजह से डाइवोर्स दे दी। अब माँ इस वजह से परेशान थी और बहुत डिप्रेशन में थी। बताने का मकसद ये है कि एक औरत के साथ अब्यूज, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो सेक्सुअल हो, चाहे वो वर्बल हो, चाहे इमोशनल हो, उसका असर सिर्फ उसकी जात तक नहीं होता, उसका असर उसकी आने वाली नस्लों पे भी होता है। सो इसलिए अगर हम आज की औरत ये स्टैंड नहीं लेगी कि मुझे अपने साथ इंसाफ करना है, अपने हक के लिए खड़े होना है, तो ये सिर्फ उसके लिए बेहतर नहीं है, उसकी आने वाली जनरेशन के लिए बहुत अच्छा है, उनके बहुत बेहतरी है। अगर आज उसने सह लिया तो वो तैयार हो जाएगा, कल उसकी बेटी ऑटोमेटिकली ये सीख लेगी और वो भी आगे जाके यही बर्दाश्त करेगी। आप उसे लाख कहते रहो कि नहीं बेटी अब तुमने नहीं बर्दाश्त करना, तुमने बोलना है, जो उसने देखा नहीं वो आगे जाके कैसे करेगी, वो कभी भी नहीं कर सकेगी। सो ये वो हमारी सोसाइटीज की बिटर एग्जांपल्स हैं जो कि मुझे लगता है कि हमारी ऑडियंस को पता होनी चाहिए कि लोग कैसे कैसे सरवाइव कर रहे हैं, और वो न सिर्फ अपने साथ जुल्म कर रहे हैं, अपनी फिजिकल मेंटल हेल्थ के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, बल्कि अपनी नस्लों के ऊपर भी जुल्म कर रहे हैं। तो बहुत ख्याल करें अपना। आपको अल्लाह ताला ने लड़की बनाया है तो ये बहुत बड़ी बात है, नेमत है अल्लाह ताला की, आप रहमत हैं। आपके बगैर ये कायनात चल ही नहीं सकती थी। जिंदगी अगर है, सर्वाइवल अगर है तो औरत के साथ ही, अगर औरत नहीं है तो वो कहते हैं ना इस कायनात के रंग ही नहीं है। तो इस चीज को समझें और यकीन करें इस चीज को। हमारे यहाँ औरत का प्रॉब्लम ये भी है कि उसे इस बात का यकीन ही नहीं है कि मैं इम्पोर्टेंट हूँ, मेरी बात भी अहम है। उसको ये लगता है कि अब मेरी शादी होगी, अब उसके बाद सब कुछ, ये घर है, मुझे इसी को अहमियत देनी है, बच्चे हो गए, अब सिर्फ बच्चे ही इम्पोर्टेंट है, मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ। वो ये सोचना शुरू कर देती है और अपने आप को अहमियत ही नहीं देती, जिसकी वजह से आहिस्ता 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 वो इस स्टेज पे पहुंच जाती है कि वो अपनी एज से पहले फिजिकली डिस्टर्ब हो जाती है, मेंटली डिस्टर्ब हो जाती है, और फिर जो डिस्टर्ब हो जाते हैं एक टाइम ऐसे आता है कि सोसाइटी भी उन्हें फिर एक साइड पर कर देती है।
सो अपना ख्याल रखें, आप सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं। फिर उसके बाद आपके बच्चे आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो जो मेरी बहनें सुन रही हैं, आप अपना बहुत ख्याल रखें, और ऐसी कोई भी अब्यूज, आप कोशिश जरूर करें रिलेशनशिप निभाने की, लेकिन अपने राइट के लिए जहां बोलना पड़े, ये आपका हक है कि आप बोलें। ये कभी ना सोचें कि मैं अगर बोलूंगी तो मैं वापस चली जाऊंगी, मेरे माँ बाप का क्या होगा, उनके ऊपर एक स्टैंप लग जाएगी, मेरे ऊपर सोसाइटी का एक धब्बा लग जाएगा, मुझे डाइवोर्स हो जाएगी। कुछ भी नहीं होता, जिंदगी कभी नहीं रुकती है, जिंदगी बहुत खूबसूरत है। आपका उतना ही राइट है जितना मर्दों का राइट है, आपको भी उतना ही खुश होने का राइट है जितना कि मर्दों को राइट है। सो बोले अपने हक के लिए, नाजायज बात ना करें, लेकिन जहां जायज बात हो वहां पे बताएं कि जी मैं हूं, मेरी जात है, और मैं अपने राइट के लिए कभी टॉलरेट नहीं करूंगी। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया मैम आपने, और आपने अपना टाइम दिया। जी मैं ज़ैनब, आप इस बारे में क्या ऐड करना चाहेंगी? मैं ऐड करने से पहले मैं अपने दोनों स्पीकर्स का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। सबसे पहले मैं गौहर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। गौहर साहब ने जो भी हमें इंफॉर्मेशन दी वो हमेशा साइंटिफिक बात करते हैं और उसको मैच करते हैं हमारे कल्चर के साथ और हमारी पॉपुलेशन के साथ, बहुत ही खूबसूरती से उसको मैच कर जाते हैं। और मुझे आज तक समझ नहीं आई, मैं हमेशा उनको कॉपी करने की कोशिश करती हूँ और उनके डायलॉग्स भी बड़े जो है ना अपने क्लाइंट्स पे यूज करती हैं और बड़े काम आते हैं। स्पेशली वन ऑफ हिज फेवरेट डायलॉग इज के आर यू रेडी टू चेंज योरसेल्फ। तो वो मैं हर क्लाइंट पे ट्राई करती हूँ एंड इट्स वेरी इफेक्टिव। सो इट्स रियली प्लेयर टू हैव यू हियर एंड आई होप कि आपने जो बातें बताई हैं, जो इन्फॉर्मेशन शेयर की है, जो फ्रूटफुल इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की है, दैट वुड बी इंशाल्लाह वेरी हेल्पफुल फॉर आवर ऑडियंस। थैंक यू सो मच। मिस सम्या ने जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर किए, जो उनके दिल से आवाज आई, जो क्लाइंट्स की बातें शेयर की, आई गेस उससे बहुत नॉर्मलाइजेशन की फीलिंग आई है हमारी पब्लिक को। जो बहनें, जो माएँ, जो भी फीमेल सुन रही हैं, उनको इस बात का एहसास हुआ होगा कि ये एक नॉर्मलाइजेशन की फीलिंग है। मैं सिर्फ इस तकलीफ में नहीं हूँ, मुझ जैसी और भी औरतें हैं। सो एक ये बहुत से लोगों तक ये एक मैसेज गया है कि बहुत से और लोगों के साथ ये सब कुछ हो रहा है जो मेरे साथ हो रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं चुप कर जाऊं। आई कैन एक्ट। सो दिस वॉज अ वेरी गुड मैसेज। मैं दो तीन बातें कहूंगी और इसको खत्म करूंगी। सबसे पहले जैसे मैं समय ने स्टार्ट किया कि इट्स एन इस्लामिक कंट्री, तो इस बात से मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि आई डोंट थिंक कि इस्लाम मुसलमान होने की वजह से ये सारा मसला आ रहा है। मसला ये आ रहा है कि हमने हिंदू कल्चर को अडॉप्ट कर लिया, ठीक है, और हम हिंदुओं के रिचुअल्स को अप्लाई कर रहे हैं ना कि जनाजा शौहर के घर से उठना चाहिए, आरती वहां से उठनी चाहिए। हमारा जो है मजहब, वो तो बहुत खूबसूरत मजहब है। वहां पे औरतों को बहुत सारे हक भी दिए गए और उनको बहुत ज्यादा एहतराम भी दिया हुआ है। तो ये जो हमने जो कुछ सीखा ना, आई गेस हमने दूसरे रिलीजन से सीखा है। हमारे रिलीजन में ऐसी कोई बात नहीं है। इट्स ऑल लर्न फ्रॉम अदर कल्चर्स। ये हमारी कल्चर में जरूर हो सकता है लेकिन हमारे रिलीजन में ऐसी बात नहीं है। दूसरा जो मैंने अपने क्लाइंट्स में देखा है, वो फिजिकल अब्यूज भी बर्दाश्त कर रही हैं, हर तरह का अब्यूज बर्दाश्त कर रही हैं। वो रिलेशनशिप में इसलिए नहीं निकल रही या उसको खत्म इसलिए नहीं कर रही क्योंकि वो फाइनेंशियली डिपेंडेंट है अपने हस्बैंड्स के ऊपर। तो अगर आप अपनी बेटियों के लिए कुछ करना चाहते हैं या अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, तो प्लीज फाइनेंशियल डिपेंडेंस के लिए अपनी डिग्रीज को कंप्लीट करें। अगर अपनी डिग्रीज कंप्लीट नहीं कर सकते तो एटलीस्ट कोई स्किल सीखें। और वो लोग जिनकी शादियां हो चुकी हैं, वो डिग्रीज कंप्लीट नहीं कर सके या किसी भी किस्म की स्किल नहीं ले सके, तो आजकल जमाना है ऑनलाइन बिजनेस का, फ्रीलांसिंग का। आप किसी भी किस्म के ऑनलाइन पेजेस बना सकते हैं, आप यूट्यूब चैनल्स बना सकते हैं। तो जो टाइम आप ये सोच सोच के बर्बाद कर रहे हैं कि मेरे साथ क्यों हुआ, वाई मी, मैं बेचारी, मेरे साथ इतना जुल्म हुआ, वही टाइम आप इस प्रोडक्टिव सोच में लगा दें कि हाउ कैन आई यूटिलाइज माई सेल्फ, हाउ कैन आई यूटिलाइज माई टाइम। ठीक है, और गौहर साहब वाली बात करूंगी कि आर यू रेडी टू चेंज योर सेल्फ। आप रेडी हैं भी कि नहीं, आप करना चाहते हैं या नहीं, क्या आप सिर्फ सेल्फ पिटी करना चाह रहे हैं। तो अगर आप वाकई अपने आप को चेंज करना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि आपकी प्रोडक्टिव लाइफ हो, तो प्लीज आपको इसके लिए कुछ करना भी पड़ेगा। ठीक है, लास्ट बात मैं सिर्फ इतनी कहूंगी कि सब्र में और जुल्म में थोड़ा सा फर्क होता है। ये जो हमने एक स्टेटमेंट बना लिया ना कि सब्र करो, ये बड़ी नेक है सब्र करती है, ये बड़ी अच्छी है सब्र करती है, सब्र करना चाहिए, सब्र का बड़ा स्वाब है, बिल्कुल है।
सबर में और जुल्म में बड़ा फर्क है। हम वो हद पार कर जाते हैं, ठीक है, तो आप ये देखिए कहीं आप जुल्म तो नहीं बर्दाश्त कर रहे। जुल्म बर्दाश्त करना गुनाह है, सबर करना सवाब है, ठीक है। तो देर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन सबर एंड जुल्म, उसको पहचानने की कोशिश करें। आई होप आज का जो लाइव सेशन है बहुत से लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। मैं दोबारा से मिस्टर अरबाब का, मिस सम्या का, सर गोहर का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। इन द एंड अगर कोई भी कुछ कहना चाहता है गोहर साहब, तो आई वुड लव टू हेयर। बस रैप अप पे यही मैं कहूंगा कि देखें, द क्वालिटी ऑफ लाइफ डिपेंड्स अपॉन व्हाट यू टॉलरेट। आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो इस चीज पे मुनहसर है कि आप क्या बर्दाश्त करते हैं। जब आप वो लाइन ड्रॉ कर लें कि इससे ज्यादा आगे मैंने कोई चीज बर्दाश्त नहीं करनी, वो वर्बल हो, फिजिकल हो, सेक्सुअल हो, कोई भी अब्यूज, जो लोग हमारे जिस तरह से आजकल मेजॉरिटी यंग जनरेशन जो है, यंग भी और मिडिल एज भी, वो बहुत ज़्यादा एक सेंसिटिव टॉपिक है लेकिन कहना ज़रूरी है कि पोर्नोग्राफी में इन्वॉल्व हैं और वो एक्सपेक्ट करते हैं वो बिहेवियर अपनी वाइफ्स से जो कि नहीं उनको उस तरह से वो प्रोवाइड करती वो सारा कुछ और उस तरह से बिहेवियर। तो वो बहुत ज़्यादा वर्बल के बाद फिज़िकल अब्यूज़ बढ़ जाता है और बहुत मार पीट होती है बहुत सारे घरानों में। तो उनको चाहिए कि वो शेयर कर लें अपनी फैमिली से कि जी ये मेरे साथ ज़्यादती हो रही है, इस तरह से मेरे साथ ये वो मेरे साथ सलूक हो रहा है, ताकि उनके फैमिली मेम्बर्स अंडरस्टैंड कर सकें कि वो किस कर्ब से, किस अजाब से वो बच्ची गुजर रही है, वो खातून गुजर रही है। क्योंकि जो हदूद हमारे माशरे में, हमारे इस्लाम में, हमारे मज़हब, हमारे तमद्दन तहजीब में जो हैं वो किसी सूरत भी क्रॉस नहीं होनी चाहिए। वो लिमिट्स कभी सूरत किसी सूरत नहीं क्रॉस होनी चाहिए, खा उसके लिए कोई भी कुर्बानी देनी पड़े। थैंक यू सो मच। अरबाब, डू वी हैव एनी क्वेश्चंस? नो मैम, वी डोंट हैव एज सच क्वेश्चंस। सर ने सब कुछ बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर दिया। थैंक यू सो मच हमारे गेस्ट का। थैंक यू। इट वाज एन ऑनर टू हैविंग यू ऑन आवर प्लेटफॉर्म। तो इसी के साथ ही हम अपने इस सेशन को इख्तिताम करते हैं। तो नेक्स्ट सेशन तक हमारे साथ बने रहिए। इंशाल्लाह आपके साथ मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में एक न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़ मैम। अल्लाह हाफिज़ जी।